हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अब हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 2004 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोवन और हेजन खेल रहे होते हैं। अब ये जब थक जाती है तो जोवन कहती है कि मुझे प्यास लगी है, जिसमें साना उन दोनों को मिल्क ला कर देता है। उसके बाद जोवन कहती है कि मुझे स्नैक्स खाने हैं। साना फिर उसको अपने बैग से स्नैक्स निकाल के देता है और फिर सब मिलके खाने लग जाते हैं। जोवन पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे स्नैक्स कहाँ से आ जाते हैं। हेजन कहता है कि इसे स्नैक्स मिलते रहते हैं, लड़कियां इसके आगे पीछे स्नैक्स का बैग लेके घूमती रहती हैं जो इसे स्नैक देते हैं। मेरे पास भी बहुत से स्नैक्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुन के वो तो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे और ज़्यादा स्नैक्स मिलेंगे। उनमें से एक स्नैक्स प्रीमियम होता है और वो फ़ौरन से छुपा लेती है और ये कहती है कि ये तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ खाऊंगी। वो उसे स्कूल पे ले आई है और अपनी फ्रेंड को दिखाती है कि ये लिमिटेड एडिशन का है। उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये लिमिटेड एडिशन स्नैक कहाँ से मिला। जब उन कहती है कि मेरे भाई ने दिया है। एक लड़की जो सब सुन रही होती है पूछती है कि तुम्हें कौन से वाले ओप्पा ने दिया। बताती है कि मुझे साना ने दिया। ये सुन के वो लड़की कहती है कि बाहर निकालो, ये मेरे हैं, उसे मैंने ही दिया था। तो उन कहती है कि मेरे भाई ने दिया है तो ये मेरे हो गए। अब क्लास में वो लड़की उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और जोवन उसके आगे भाग रही होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है इसे और भी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। सारी लड़कियां इसे लव लेटर देने लग जाती हैं, कुछ साना के लिए कुछ हेजन के लिए होते हैं। लड़कियां तो इसे ये भी बोलती होती हैं कि हमें ये भी बताओ कि उन्होंने जवाब क्या दिया। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिया, बस मैंने तुम्हारे लव लेटर उन्हें दे दिए थे। अब वहाँ पे 2013 में सीन दिखाया जाता है और वो तीनों बस में बैठे होते हैं। दरअसल ये सारी बात जो वो उन्हें हेजन और साना को बता रही होती है, कहती है कि यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि हम सबका नाम एक ही हो जाए। लड़की मुझ पर बिलीव नहीं करती कि हम लोग बहन भाई हैं। हेजन समझाता है कि इस मसले का असल हल यही है कि तुम अपना इंप्रेशन अच्छा रखो। वो कहती है इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरा फेस इतना फ्रेंडली दिखता है। हेजन कहता है कि तुम्हारे फेस से फर्क नहीं पड़ता बल्कि तुम्हारे एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। वो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं और तुम फिर भी मुस्कुराने लग जाती हो और कहता है कि इस बार तुमने अपने साथ बुरा नहीं होने देना है। लेकिन साना समझाता है कि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता, तुम्हें सीधा प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। मगर हेजन कहता है अगर कोई मसला हो गया क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम प्रिंसिपल के पास जा सको। तो वो फिर उसे कहता है कि आप मेरे पीछे मेरी लाइन रिपीट करो, नॉट जस्ट एन इडियट, अ क्रेजी इडियट। जब वो उसके पीछे रिपीट करती है, साना कहता है कि इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें और मुसीबत में डाल देगा। लेकिन हेजन उसे और सिखाना चाहता था। अब जब जवान अपने स्कूल में पहुंच जाती है और अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में इसका सामने दो लड़कियां जो होता है जो उसके भाइयों के लिए गिफ्ट लाई होती है। ये उनसे गिफ्ट लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और कहती है कि तुम लोगों को इस पर साइन करना होगा। वो कहती ना पागल तो नहीं हो, हम इस पे साइन क्यों करेंगे, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहती है कि इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं तुम्हारे लेटर और गिफ्ट्स अपने भाइयों को दे दूंगी और वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो तुम लोग मुझे मारने नहीं आओगे। तो वो कहती है मगर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे भाई रिप्लाई क्यों नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाइयों को ये लव लेटर देना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम खुद ही उन्हें पसंद करती हो। वो कहती है कि वो मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो कहती है तुम झूठ मत बोलो, तुम लोगों के तो सरनेम भी एक जैसे नहीं है। और उसके बाद उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से उसके हाथ पे भी चोट आ जाती है। अब उसे हेनिम की बात याद आ जाती है कि कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये खड़ी होकर कहती है कि तुम कौन होती हो मेरे साथ ऐसा करने वाली, मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूंगी। वो लड़की तो ऑलरेडी इससे डर गई होती है लेकिन फिर भी ये अपनी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए उसे और डराने लग जाती है। नॉट जस्ट एन इडियट, अ क्रेजी इडियट, ये वही बात रिपीट कर रही होती है जो हेजन ने इसे सिखाई थी। फिर वो उन दोनों की तरफ उंगली करके अक्कर-बक्कर करने लग जाती है। वो लड़की उसकी उंगली देख के गुस्से में कहती है कि तुम मेरी तरफ उंगली कैसे कर सकती हो। लेकिन जवान उसका हाथ पकड़ के खींचने लग जाती है और उसे अपने पीछे ही ले जाने लग जाती है। सारे बच्चे भी ये सब कुछ देख रहे थे और क्लास प्रेसिडेंट ने भी इसे देख लिया था जो कि जवान की फ्रेंड होती है। वो भागते हुए हेजन के पास जाती है और हेजन को ये सब बताती है। हेजन ये सुनते ही फौरन उसके पास जाने लग जाता है। अब जवान जो उस लड़की को पानी में देखे लाए थे खुद ही गलती से उस पानी में गिर जाती है। वो लड़की पीछे ही गिर जाती है। पूरा स्कूल इन दोनों को देखकर हंस रहा होता है। उस वक्त साना की क्लास की एक लड़की जब उनको पहचान जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर नहीं है। ये बात सुनते ही साना जल्दी से आकर विंडो से देखने लग जाता है और जैसे ही देखता है कि वो सच में जवान होती है तो फौरन से भागकर उसके पास जाने की कोशिश करता है। अब सभी लड़कियां यहाँ जवान को देखकर हंस रही होती हैं जो पानी में तैरने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मैं बचाओ, मैं डूब रही हूँ। वो कहते हैं कि ये गहरा नहीं है। इसे सुनते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये काफ़ी गहरा है। फिर खड़े होकर बाहर की तरफ आने लग जाती है। सबको इसके पास से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी और वो दूर दूर होती जा रही थी। लेकिन जवान तो बड़े एटीट्यूड के साथ उस लड़की के पास आती है और आते ही उसका नाटक शुरू हो जाता है कि यूनी तुमने मुझे क्यों मारा। वो लड़की बस देख रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कब मारा। पर सब लोग जवान के रोने पर यकीन कर रहे होते हैं और वो उसके सामने माफ़ी भी मांग रही होती है। फिर अचानक से वो ठीक होकर कहती है कि मैं पागल तो लग रही हूँ ना। वो लड़की कहती है हाँ तुम बिल्कुल ही पागल लग रही हो। तभी वहाँ हेजन भी भागते हुए पहुंच जाता है लेकिन जवान तो उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में क्लास प्रेसिडेंट ने बताया। ये कहकर वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखने लग जाती है जो कहती है कि हाँ मैंने ही बताया। लेकिन हेजन उसे डांटने लग जाता है तुम पागल हो, तुम्हें फ्लू हो जाएगा जैसे ठंडे पानी में तुम चली गई थी। यहाँ तक कि अपनी शर्ट उतार के उसे साफ करने लग जाता है। सभी लड़कियां तो इसे देखकर पागल हो रही होती हैं क्योंकि वो सब में फेमस होता है। ये उसे कहने लगती है कि तुम्हारी शर्ट से स्मेल आ रही है, मुझे नहीं लगाओ।
तो वो अपनी शर्ट को स्मेल करता है और सच में स्मेल आ रही होती है, इसलिए वो अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है। इसी वक्त साना भी आ जाता है और आते ही अपनी जैकेट उससे दे देता है। उसे पूरा घूम कर देख रहा होता है कि कहीं इसे चोट तो नहीं आई। ये कह रही होती कि मुझे कहीं चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी उसे उसका हाथ में चोट मिल जाती है। चोट देखकर वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की उसके गुस्से को देख के वहाँ से भाग जाती है, जब वो स्माइल करते हुए उनकी तरफ देख रही होती है। और ये भी अपनी जैकेट उस पर डाल के और हेजन का कान पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है, जब वो जाते जाते अपनी क्लास प्रेसिडेंट की तरफ देखती है और उसे बताती है कि तुम्हारे शूज़ खोले हुए हैं। ठीक है, वक्त जब वो साना से मिलती है तो उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि परेशान हूँ क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है। ये सुनकर वो खुश होकर उसके साथ चलने लगती है, लेकिन हेजन कहता है ये क्या बात हुई, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो मगर मुझसे नाराज़ हो, और उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। फिर जब वो उनके कंधे पर हाथ रखकर वो उसके साथ चलने लग जाते हैं। अब ये तीनों बस में होते हैं और इसे एक सीट मिलती है क्योंकि वहाँ एक ही सीट होती है। सभी को बस में अजीब सी स्मेल आ रही होती है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि स्मेल कहाँ से आ रही है। ये दोनों समझ आते हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही है, इसीलिए दोनों तरफ से उसको कवर करके खड़े हो जाते हैं ताकि किसी को भी ना पता चले कि ये स्मेल जोन से आ रही है। जब बस स्टॉप पर उतरते हैं तो बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, पर किसी के पास अम्ब्रेला नहीं होता। सारा कहता है कि मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ, लेकिन जवान कहती है कि अम्ब्रेला की क्या जरूरत है, हम खुद ही यहाँ से भागकर चले जाते हैं। ये कहकर वो भागकर चलने लग जाती है और हेजन उसके पीछे जाने लग जाता है। साना को भी उन दोनों का पीछे जाना पड़ जाता है और फिर तीनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हुए चलने लग जाते हैं। जैसे ही वो एक जगह पर रुकते हैं, उन्हें आंटी और एक अंकल मिल जाते हैं, जो उन्हें रोककर बात करने लग जाते हैं। सभी उन्हें जानते थे क्योंकि वो उनके नेबर्स थे। आगे तभी उनमें से एक आंटी हेजन से कहती हैं कि तुम्हारी मॉम ने क्या मेरे बारे में बताया? पहले तो वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं। ये देखते ही साना उसके आगे आ जाता है। आंटी कहने लग जाती हैं कि तुम तीनों का मिलना किस्मत में लिखा था। साना कुछ नहीं कहता, लेकिन जुबान उन्हें जवाब दे देती है और कहती है कि हर फैमिली में एक स्पेशल उनकी अपनी स्टोरी होती है, तो हम भी स्पेशल फैमिली हैं, तो हमारी भी एक स्टोरी होगी ना। लेकिन दूसरी आंटी समझ जाती हैं कि वो तीनों इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दूसरी आंटी से कहती हैं कि तुमने तो कपड़े सूखने के लिए डाले थे ना, वो तो बारिश में भीग रहे होंगे, चलो उन्हें उतारने चलते हैं। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वो उनके जाने के बाद साना और हेजन की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है, साना कहता है कि अच्छा, तो हम स्पेशल फैमिली हैं। तो वो कहती है हाँ। अब ये तीनों घर आ जाते हैं और साथ में बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। डैड उनसे उसकी स्कूल की बातें पूछ रहे होते हैं, जो जब उन कहती है कि मैंने अडॉप्शन वाला प्लान खत्म कर दिया, पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी फैमिली को शो कर सके ताकि लोग अजीब बातें ना करें। ये सुनकर उनके डैड पूछते हैं कि लोगों ने क्या बातें की, किसी ने कुछ बोला है क्या? ये कुछ भी नहीं बताती, बस कुछ एग्जाम्पल देने लग जाती है। कहती है अगर हमें से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑपरेशन करने की जरूरत आए तो साइन कौन करेगा? जो फैमिली होती है वही करती है, लेकिन आप लोग तो फैमिली नहीं बनना चाहते। तो उसके डैडी ये बात सुन के कहते हैं कि कोई अच्छी भी बात कर लिया करो। तो कहती है अच्छा, एक अच्छी एग्जाम्पल से बताती हूँ कि समझे में लॉटरी निकल आती है, लेकिन मैं मर जाती हूँ तो मेरे जो बैंक में पैसे होंगे वो सिर्फ डैड को ही मिलेंगे और तुम दोनों को भी नहीं मिलेंगे। वो फिर से बात को घुमा फिरा कर मरने पर ही ले आई थी। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारे मरने पे तुम्हारी लॉटरी के पैसे ले लूँ? वो कहती है कि नहीं। वैसे ये साना की ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, तो वो अपने डैड के सामने ग्रैंडमा की कॉल को कट कर देता है, लेकिन तभी उसके डैड के पास भी कॉल आ जाती है, लेकिन वो अटेंड कर लेते हैं और वो कॉल अटेंड करते हुए बाहर चले जाते हैं और बहुत ही हंस के बात कर रहे होते हैं। अब जैसे डैड बाहर जाते हैं तो बाकी सबको पता लग जाता है कि साना का मूड ऑफ हो गया, तो वो सब अपना खाना भी साना को दे देते हैं और साना कहता है खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पेट में और जगह नहीं है, और अपना खाना फिनिश के बगैर ही वहाँ से चले जाता है और बाहर सीढ़ियों के पास आकर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। ये अंदर जब तो कह रही होती है कि आखिर साना की ग्रैंडमा को क्या मसला है। वो ये बात थाना को ये बताना चाहती हैं कि उसकी मॉम की दोबारा शादी हो गई है, वो भी एक अमीर डॉक्टर से, और उनकी बेटी भी पैदा हो गई है, और ये कि उनके न्यू अपार्टमेंट का लिविंग रूम सोकर फील्ड की तरह बना है, और उनकी बेटी जो किंडरगार्टन में पढ़ती है उसकी फीस 2 मिलियन है। ये सब बातें उसे बताने की क्या ज़रूरत है उसकी ग्रैंडमा को। तो उसके डैड कहना चाहते हैं कि क्या उसकी ग्रैंडमा तुम्हारे दोस्त हैं जो उनके बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। तभी साना के डैड फ़ोन पर बात करते हुए आते हैं और पूछते हैं कि साना कहाँ उसकी ग्रैंडमा से बात करना चाह रही है। तो एजन इशारा करके बताता है कि वो ऊपर चला गया है। तो ये भी उसकी ग्रैंडमा से बोल देते हैं कि वो जल्दी सोने चला गया है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाएगा। ये कहकर उनकी कॉल कट हो गई। तो वो उनके डैड जो किचन का सारा काम खत्म कर लेते हैं, तो साना के डैड का फोन लेकर उनकी मदर इन लॉ का नाम चेंज करके एक्स मदर इन लॉ सेव कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपनी मदर इन लॉ से अभी तक बात क्यों करते हो? क्या उन्हें अपना नया सन इन लॉ अच्छा नहीं लगा? क्या वो उससे खुश नहीं है? तो वो कहते हैं कि नहीं, दरअसल वो साना को कॉल कर रही थी क्योंकि वो नहीं उठा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दी और मुझे उठानी पड़ गई। तो उस पर बोलने लगते हैं कि तुम उनसे बात ही क्यों करते हो, उन्हें साना के बारे में क्यों बताते हो? बल्कि ये बताया करो अब वो सीनियर स्कूल में आ गया और उसके पास टाइम नहीं होता तो उसे कमिंग कॉल क्या करें। क्या लगता है कि तुम भी फैमिली पे ध्यान किया करो, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, मैं सारा काम अकेले करता रहता हूँ, और जब तुम काम से वापस आते हो तो तुमसे इतना भी नहीं होता कि आते हुए फ्रूट लेते आओ जो हम मिलकर खा लें। सारा के डैड कहते हैं कि तुम्हें लास्ट टाइम मैंने लाया था तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे और तुमने कहा था कि मैं कभी भी कोई फ्रूट ना लेकर आऊँ, इसीलिए मैं अब कोई भी फ्रूट लेकर नहीं आता। तो वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें सबकी बर्थडे तो याद होनी चाहिए कि किसकी बर्थडे कब होती है और उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। तो कहने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है,
सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं है, पर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं कर ही दूंगा। तुम अब मुझे और भाषण देना बंद कर दो। वो कहता है अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। ये कहते हुए उनके पीछे लग जाते हैं, पर वो भी आगे आगे भाग रहे होते हैं, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारी अब और बात नहीं सुननी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।